स्टूडेंट को लगता है कॉम्प्रिहेंशन मतलब सिर्फ पढ़कर उत्तर देना है, नहीं, उनमें उसमें रीजनिंग छिपी होती है। उसमें क्या होता है, रीजनिंग छिपी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं पेपर सर वो न्यूज़पेपर पढ़ के हो जाएगा क्या? ना ना ना, न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा ये है क्या, ठीक है। हाँ, आपको समझना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, समूहों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फाबेट, जैसे क्वेश्चन दे रखा होता है आपको, मैं कनेक्ट करूंगा अगर आपने पेपर देखा है तो 2 3 5 7 8 9 2 3 4 5। अब उसमें कहेगा कि कितने अंक ऐसे हैं जिनके पहले विषम संख्या थी, और कितने अंक ऐसे हैं जिनके पहले विषम ऑड नंबर है और उनके बाद में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना, पूछेगा आपसे। तो उसमें भी मैथ्स का यूज होगा, है ना। फिर आप देखेंगे यहाँ पर सेलोजिज्म देखेंगे, न्याय निगमन, बड़ा अच्छा चैप्टर है, यहाँ से 2 प्रश्न कांस्टेंट आ रहे हैं एग्जाम में, तो वो भी अच्छे से कवर करेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर से कभी एक आधी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं देख लूंगा, उसको बताऊंगा आपको। इमेज फॉर्मेशन, आकृतियों का निर्माण, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मिसलिनियस है, ठीक है। फिर आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो फिर है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जी कॉम्प्रीहेंशन से? 27 प्रश्न कॉम्प्रीहेंशन से। अब ये ना कॉम्प्रीहेंशन जो है ना, आपको तो शायद नहीं लालच देगा, बट उन स्टूडेंट को बहुत लालच देता है ये जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है और जो न्यूज़पेपर के साथ में लंबे टाइम से कनेक्ट रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे से लालच देता है। मुझे लास्ट टाइम याद है 2020 में मैं असम गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी प्रोजेक्ट कर रहा था, पढ़ा रहा था। मैं इस एग्जाम्पल को पहली क्लास में दे देता हूँ, इसलिए दे देता हूँ कि किसी के मन में दिमाग में भ्रांति हो कुछ तो उनको क्लैरिटी आ जाए कि गलती नहीं करनी है, वरना गलती की सज़ा क्या होगी वो पता हो, है ना। नेक्स्ट ईयर नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस केस में अलग ही थी सज़ा। सुनिए, मैं 2020 में पढ़ा रहा था, असम गवर्नमेंट के लिए पढ़ा रहा था। एक स्टूडेंट सुनीता सेकिया, मेरे दिमाग में छपा हुआ है नाम, जब तक जीवित हूं भूलूंगा नहीं जेएनयू की टॉपर थी हिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड था, इंग्लिश पर अच्छी कमांड थी उसकी स्टूडेंट की। जब मैं पहली क्लास में इसको इंट्रोड्यूस कर रहा था तो वो पहली क्लास में एब्सेंट थी। देखिए पहली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए पहली क्लास का इंपॉर्टेंस। मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं लेकिन सब कुछ पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, है ना। आज पढ़ाऊंगा कुछ नहीं इस सेगमेंट में, लेकिन सब कुछ बता रहा हूं सीसेट के बारे में। पहली क्लास मिस हुई तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो क्लियर नहीं हो पाया। सेकंड क्लास जब मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया तब उन्होंने एंट्री ली। मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, हिस्ट्री की टॉपर थी, फैक्ट बेस्ड बहुत अच्छी नॉलेज, शानदार शार्प स्टूडेंट। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैं जब मैथ्स पढ़ा रहा था तो उन्होंने बोला सर मैथ्स में ना मेरा दूर दूर से मैथ्स से कोई रिश्ता नहीं है। तो मैंने बोला टाइम दोगे तो रिलेशन अच्छा बनेगा और आप अच्छा कर पाएंगे मैथ्स को, गिव अप मत करना बस। एक स्टूडेंट एक ये थी और एक स्टूडेंट और थी देवांगना, ठीक है। ये लड़की जो है देवांगना जो है, मैं इस एग्जाम्पल को 5 मिनट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको सीख लेनी पड़ेगी सब कुछ, ठीक है। देवांगना जो स्टूडेंट है वो एक अमेरिकन कंपनी में कंसल्टेंसी में काम करती थी, अच्छा खासा पे मिल रहा था, जॉब वॉब छोड़ के आई थी पढ़ने, प्रिपरेशन करने यूपीएससी की। एपीएससी में भी असम का जो पीसीएस एग्जाम है उसमें भी सीसेट इंट्रोड्यूस कर दिया अलग से, ठीक है। 2020 में ही हो गया था वो, तो वो दोनों एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी। उनका भी मैथ में वही हाल था जैसा उसका था स्टूडेंट का। सुनीता सेकिया थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने बोला कि मैं पैसिस से 3-4 क्लास जब हो गई और मैथ्स जब, आप देखिए एक बात समझिए, आप बताइए मुझे, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बेशक उसकी कोई माँ है और वो माँ पहले 8 साल तक बच्चे से डिटैच हो जाए, 8 साल बाद तक, और उसकी परवरिश जो है कोई मेड से करा दें, तो क्या वो उस माँ के साथ में उस रिलेशन को बिल्ड करेगा जो मेड के साथ हो गया होगा? नहीं होगा ना। रिलेशन कब बिल्ड होता है? टाइम देने पर, है ना। आपने किसी सब्जेक्ट को जब टाइम ही नहीं दिया है तो आप उससे एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं?
एक्सपेक्टेशन करना गलत है। तो जो स्टूडेंट नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनसे भी कह रहा हूं मैं, आप अपने आप से हाईली एक्सपेक्टेशन मत करना स्टार्टिंग में कि हो जाएगा ऐसा। आपको स्टार्टिंग में बहुत काम करना पड़ेगा उस रिलेशन को बिल्ड करने में, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग में 15 दिन अच्छे से काम कर लिया जो मैंने कहा, तो आपका अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा और फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नहीं मानी वो स्टूडेंट 4-5 क्लास के बाद गिव अप किया उन्होंने कि मैथ्स में नहीं कर पाऊंगी, मैं कॉम्प्रिहेंशन करूंगी। 2020 में यूपीएससी ने एक मेजर चेंज लेकर आया पैटर्न में, आगे मैं बात करूंगा उसकी। पैसेज जो थे ना, वो पहले एक पैसेज पर 4-5 क्वेश्चन रहते थे और फिर क्या चेंज हुआ, एक पैसेज और एक क्वेश्चन। उसमें क्या हुआ ना, टाइम टेकिंग हो गया, वो बहुत सारा टाइम लेना शुरू किया, है ना। और जब टाइम लगा ज्यादा तो जो उनका कॉन्फिडेंस था कॉम्प्रिहेंशन पर, वो कॉम्प्रिहेंशन पर कॉन्फिडेंस लूज कर गए वो वहां पर, और टाइम नहीं बचा एक्चुअली। रीजनिंग के कुछ कुछ क्वेश्चन में हाथ पर फेंके और मैथ्स तो बिल्कुल गिव अप कर ही चुके थे, तो फेल कर गए सीसेट में। अच्छी बात यहां तक नहीं थी, आपके सीखने के लिए अब है अच्छी बात। वो लास्ट अटेम्प्ट था उनका, वो उस स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट था, समझ रहे हैं। तो कभी कभी कीमत इतनी बड़ी अदा करनी पड़ेगी कि चांसेस मिलेगा नहीं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं या ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, कभी कभी गलती की सजा उतनी होती है कि हमें रिग्रेट करने का मौका भी नहीं मिलता है। रोते हुए कॉल किया था उस लड़की ने, अभी भी कानों में आवाज गूंजती है कि शायद मैंने आपकी बात मान ली होती तो मेरा अच्छा होता कुछ। जीएस में उस लड़की का 118 स्कोर था उस समय पर, अच्छा स्कोर। देवांगना जो सेकंड लड़की है, इसका भी मैथ में प्रॉब्लम था, लेकिन मैं बता रहा हूं उस लड़की ने हार नहीं मानी, करती गई, उसका सीसेट अच्छे से क्लियर हुआ। एपीएससी में 3rd रैंक थी उस लड़की की। मैं यही कहूंगा आपसे, बार बार यही कहूंगा मैं आपसे, सीसेट को हल्के में मत लेना और स्ट्रेटजी जो कहें उस पर काम करना, अच्छा होगा सब कुछ। लेकिन ध्यान रखना है अप्रोच बहुत मैटर करेगी, फॉलो करना अप्रोच को ध्यान से। देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन 3 टाइप का है इस समय। एक तो है डिस्क्रिप्टिव, है ना। डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो होते हैं ना, वो लंबे लंबे पैसेज होते हैं, है ना। राजा रानी की कहानी सुनाएगा, बड़ी लंबी लंबी सी कहानी रहती है। लेकिन ये पैसेज जो है आसान होते हैं, जिनके रीडिंग स्किल्स अच्छे होते हैं ना, उनके लिए पैसेज बड़े अच्छे रहते हैं। ठीक है। फिर आता है एनालिटिक पैसेज, विश्लेषणात्मक। इसमें ना डेटा वगैरह रहता है कि जो अंटार्कटिका है उसकी बर्फ इतने % पिघल गई, है ना, इतने कार्बन एमिशन से, है ना। तो वो डेटा फैक्ट बेस्ड रहता है, उसमें फैक्ट यूज होता है। तो ये सेकंड टाइप के पैसेजेस हैं, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं। थर्ड होते हैं हाइपोथेटिकल पैसेज, काल्पनिक होते हैं, प्रॉपर काल्पनिक होते हैं। ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए चंद्रमा पर इंसान अपना घर बनाएगा तो ये परेशानी आएंगी। ये हाइपोथेटिकल पैसेज होते हैं। ये इनका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन तीनों की अप्रोच जुड़ी हुई है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जब हम करेंगे ना, तो इन तीनों को वहां पर अच्छा करने के लिए हमें काम करना है इन पे। ठीक है, क्लियर है, माइंड क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है आप पूछिए, किसी का कोई भी प्रश्न है अभी तक? सब क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए गुड, आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूं ईयर में टॉपिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस रहे हैं। देखिए 2012 में ना मैथ्स नहीं आ रहा था, सिर्फ रीजनिंग पूछ रहा था। 28 क्वेश्चन रीजनिंग से थे, कॉम्प्रिहेंशन से हाँ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देंगे आपको निर्मत। ठीक है, रीजनिंग से 28 क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। उस समय डिसीजन मेकिंग भी पूछी जाती थी। ये 2012 की बात कर रहा हूं मैं। 2011 में मैथ्स देखेंगे, आप देखेंगे मैथ्स जो है वो 11 क्वेश्चन हुए, रीजनिंग से 21 और 33 कॉम्प्रिहेंशन से डिसीजन मेकिंग हो गई, 6 क्वेश्चन पर आ गई। फिर आगे देखिएगा, आगे देखते रहिएगा कैसे चेंज हो रहा है पैटर्न में। फिर ये 20 हुआ, ये 20, ये 23, ये 31 कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग 0। इसके बाद में डिसीजन मेकिंग हो गई 0। पता है यही है वो दौर जब ये क्या हो गया, क्वालिफाइंग पेपर क्या हो गया था, क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग होते ही यूपीएससी ने लिया यू टर्न, है ना।
वो हिंदी में एक कहावत है, तुम डाल डाल हम पात पात, सुना है आपने, है ना? तो यही हुआ, तुम डाल डाल हम पात पात। स्टूडेंट ने इम्फेसिस किया था यूपीएससी को, सीसेट को हटा दो। यूपीएससी ने कहा सीसेट नहीं हटेगा, क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजी के साथ में समन्वय नहीं कर पाएगा, लॉजिकल पावर को एनहेंस नहीं कर पाएगा, तो वो एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन पाएगा, है ना? तो उसने तो यही कहा। फिर उसने चेंज करना शुरू किया कि क्वालिफाई है तो सही, लेकिन क्वालिफाई आसानी से तो नहीं होगा। 2014 के बाद में चेंज होना शुरू हुआ पैटर्न में, 30 हुआ, ये 31 हुआ, 18, 28, 32, 42। यहां देखिए अब मैथ्स को, मैथ्स कितना हो गया? अब 2020 के बाद में यही चल रहा है। अब 42, 40, यहां 12 या 13, यहां 27। ये देखिए कॉम्प्रीहेंशन का, देखिए कॉम्प्रीहेंशन 27 पे आके उसने कांस्टेंट कर दिया। कॉम्प्रीहेंशन 27 क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 3 साल से, 2020 के बाद में। रीजनिंग से 12 से 13 क्वेश्चन है, और मैथ्स से कितने हैं? 40 से 42 क्वेश्चन है। ये अब आपको समझ में आ रही होगी कि डोमिनेंसी किसकी रहेगी? मैथ्स की रहेगी। तो अगर मैथ्स की डोमिनेंसी रहेगी तो काम किस पे करना पड़ेगा? मैथ्स पे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पेपर का, यूपीएससी का जो पैटर्न है वो इस तरह से सेट कर दिया जा रहा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या जो डॉक्टर बैकग्राउंड है, इन सब के स्टूडेंट ज्यादा पहुंच रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आप सच बताइए, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बाद में किसी को ब्लेम करने से बेहतर है उसको समझा जाए। आप सच बताइए, क्या ये सही है? और अगर ये है भी सही तो यूपीएससी की आपसे दुश्मनी है क्या? सर वो यूपीएससी की डिमांड है, और अगर उसे इंजीनियर्स फुलफिल कर पा रहे हैं तो सर यूपीएससी को ले रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। यूपीएससी की डिमांड है और उसको फुलफिल कर पा रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट। प्रॉब्लम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है, वो यूपीएससी की डिमांड है ना? आप ये बताइए, कोई सिविल इंजीनियर है और उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में ना सिखाया जाए तो वो इंजीनियर बन जाएगा क्या? हाँ? अरे भैया, आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बंदूक चलाना ना सिखाया जाए तो आप तो शहीद हो जाएंगे पहले अटेम्प्ट में ही। बोलो यस और नो। अगर आपके हाथ में एक जिले को सौंपा जाए और आपकी लॉजिकल पावर अच्छी ना हो, कितने क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, आप समझ ही नहीं पाओगे, समन्वय नहीं कर पाओगे, तो आप बताना कैसे कर पाओगे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा? नहीं कर पाओगे ना। अगर नहीं कर पाओगे तो क्या आपको बनना चाहिए? आप अपने आप से प्रश्न करके देखिए। अभी आपको पता है 2023 में कितना कुछ हुआ, हाई कोर्ट तक पहुंच गए स्टूडेंट, ये हो गया वो हो गया। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, 2023 में भी मैंने पेपर को प्रिडिक्ट किया था यूट्यूब पर, और पेपर वैसा ही था, लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही था। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने यूपीएससी के थॉट प्रोसेस को जान लिया कि यूपीएससी का अप्रोच ये है, तो आप यूपीएससी क्रैक कर जाओगे। उसकी डिमांड क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी तो क्रैक कर पाओगे। सीसेट का जो उसका दृष्टिकोण है उसको समझकर पढ़ोगे तो क्रैक कर पाओगे, और वरना फिर बाद में रोते रहोगे, जैसे हजारों हजार स्टूडेंट रो रहे हैं हमारे साथ गलत हो गया, ये हो गया वो हो गया। अभी भी तो क्रैक किया होगा किसी ने सीसेट को? बोलो यस और नो। 15,000 कुछ स्टूडेंट लिए गए ना मेंस के लिए, सीसेट क्रैक करके गए या बिना क्रैक किए? बेसिक नॉलेज के लिए था, अब डिमांड थोड़ा सा चेंज हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आपको इसी बात को समझना पड़ेगा। ब्लेम करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डिमांड है तब ऐसा है ना? अगर डिमांड नहीं होगी तो किसी से दुश्मनी थोड़ी है यूपीएससी की, बताइए आप। किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं ना। तो दुश्मनी नहीं है तो जो डिमांड है उस पर काम कर रहा है यूपीएससी, उसे कैसे लोगों की जरूरत है ना? उसको आप समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, फिर कीजिए उसके अकॉर्डिंग काम, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, है ना? आगे फिर बात करता हूं मैं आपसे। 2020 के बाद में यही ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? मैथ्स से 40 से 42 क्वेश्चन, रीजनिंग से 12 से 13 क्वेश्चन, और कॉम्प्रीहेंशन से 27 क्वेश्चंस, ऐसा चल रहा है। ठीक है, आगे। हाँ जी।
डेफिनेटली आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। देखिए डिसीजन मेकिंग जो था ना वो अलग से पूछा जाता था पहले, लेकिन डिसीजन मेकिंग को कवर कर लेता है कॉम्प्रिहेंशन। डिसीजन मेकिंग जो है ना इसको कवर कर लेता है कौन? कॉम्प्रिहेंशन कवर कर लेता है। हो सकता है बीच में फिर से झटका सा दे दे कुछ। देखो ये यहां पे दिया है, दिया है ना, डी आई पहले कुछ नहीं था, यहां पर DI 14 क्वेश्चन कर दिया। ये जो बीच बीच में अर्थक्वेक से ला देता है ना, यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम, बीच में कुछ भी कर देगा। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, PDF बाइलिंगुअल रहेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं कोई परेशानी नहीं है, PDF बाइलिंगुअल ही रहेगा। अब आप देखिए सीसेट पेपर में विषयवार बदलाव क्या हुए। ये पेन नहीं चल रहा है, ज़्यादा अच्छा होता, बट अभी मुझे ऐसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए वेटेज चेंज क्या हुआ है सीसेट में। आपने देखा कि सीसेट पेपर में मैथ्स की डोमिनेंसी बढ़ी, रीजनिंग की कम हुई, है ना, और कॉम्प्रिहेंशन एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गया, बस इतना रहेगा, ठीक है। फिर आगे मैं बात करता हूं तो गणित में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, मैथ्स में क्या चेंज देखने को मिल रहा है। अगर मैं मैथ्स के चेंजेस की बात करूं तो मैथ में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। पहले अगर किसी ने 2020 से पेपर को फॉलो किया है तो मैथ्स जो है ना वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर जा रहा है। अब पहले जैसा नहीं रहा, कैसा है अब? प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा है? पहले जो क्वेश्चन थे ना वो फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाते थे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पेन चल रहा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्रेक में हम कर लेंगे इसको, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे तब, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना पैटर्न में चेंज मैथ्स में क्या दिख रहा है, अब फॉर्मूला का यूज बहुत रेयर हो रहा है। आप कोई फॉर्मूला रट कर चले जाइए, फॉर्मूला पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यही है ना। क्वेश्चन जो है ना वो अब आ रहे हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब आप प्रैक्टिकल कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है ABCD 4 संख्याएं हैं, जहां पर A 3 से विभाज्य होने वाला कोई भी एक अंक है ना। B एक प्राइम नंबर है, 1 से 10 तक के बीच की कोई भी प्राइम संख्या है, ऐसे क्वेश्चन है। अब 1 से 10 तक की कोई भी प्राइम संख्या तो कोई भी हो सकती है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी लेकर देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल अप्रोच। यही क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। आपको वो ये कहेगा लेट ABC, लेट मतलब क्या होता है, माना कि, मान लीजिए, मान लीजिए मतलब अपने मन से कुछ भी मानो, यू आर फ्री, ये इसको कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। अब मान लीजिए तो मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मानना वही है जो पेपर में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मानना है, उसके अकॉर्डिंग मानकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल अप्रोच। इस प्रैक्टिकल अप्रोच से इस समय पर मैं आपको बता दूं, कम से कम मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पर ही दिखेंगे अब, जिनमें आपको अलग अलग तरह से वैल्यू को सेट करना पड़ रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह से वैल्यू को देखना पड़ रहा है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए, परेशान मत होइए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए रवि जी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है गाइज, इसमें आपको यही ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी तो फॉर्मूला 1-2 जगह पर यूज होगा, वरना फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। जब फॉर्मूला का यूज नहीं होगा तो फिर कैसे, इसका मतलब हमको प्रैक्टिकल करना सीखना पड़ेगा मैथ में, और यहीं पर वनडे एग्जाम से पूरी तरह डिफर हो जा रहा है सीसेट, इसी एंगल पर है सारा गेम। वनडे एग्जाम का फॉर्मेट कैसा है, क्वेश्चन जो है एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और फिर फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, फॉर्मूला ट्रिक्स उस पर अप्लाई हो जा रही हैं। लेकिन यूपीएससी में सीसेट का अप्रोच क्या, यूपीएससी देखिए अप्रोच ही समझना है कि किस अप्रोच पर काम करना है। यूपीएससी में सीसेट का अप्रोच क्या, प्रैक्टिकल अप्रोच। लेट कीजिए वैल्यू को लेट कैसे किया जाए, कैसे किसी पर्सन के बारे में उसकी जर्नी को देखना है कि वो ए पॉइंट से कैसे गया, इस तरह से, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस, है ना। श्वेता ने अपने फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट कर लिया, ऐसे क्वेश्चंस, है ना। अब वो इनवाइट श्वेता करेगी और प्रॉब्लम तुम्हारी, है ना। अब श्वेता के बारे में तुम सोचते रहो कि श्वेता ने हो सकता है एक फ्रेंड को बुलाया हो, 2 को बुलाया हो, 3 को बुलाया हो, है ना। सोचने की जिम्मेदारी श्वेता ने तुम्हें दे रखी
है ना। तो वो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करती है वनडे एग्जाम और सीसेट। अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, सीसेट में स्टूडेंट फेल क्यों हो रहे हैं? सीसेट में फेल होने के लिए सिर्फ स्टूडेंट उत्तरदायी नहीं है, टीचर बहुत बड़े हैं रेस्पॉन्सिबल इसके लिए। मैं किसी के लिए बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अधिक टीचर्स जो हैं इस सीसेट को पढ़ाने वाले, वो वनडे एग्जाम को डील करते हैं। और मैं वनडे एग्जाम पढ़ाता नहीं हूं बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि दोनों के अप्रोच क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आप ये बताइए, अगर पेट दर्द हो रहा है और आपको सर दर्द की दवा दे दी जाए तो काम करेगी? नहीं, बॉडी को अफेक्ट और कर देगी, है ना। यही हो रहा है। अप्रोच होना चाहिए यूपीएससी वाला, और अप्रोच किसका लिया? वनडे एग्जाम वाला। होगे फेल नहीं होगे? होगे ना, डेफिनेटली। फिर कहते रहे ना कैट का था लेवल, कैट का अप्रोच है, लेवल कैट का नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूं। अप्रोच कौन सा है? कैट वाला है। कैट लॉजिकल वे में क्वेश्चन पूछता है और वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल मोड पर क्वेश्चन पूछता है। कैट का अप्रोच है, क्वेश्चन कैट लेवल का नहीं है, क्योंकि कैट लेवल के क्वेश्चन में बहुत सारे अटेम्प्ट और बहुत सारी चीजें वो एक ही क्वेश्चन में रखता है ना। यहां पर उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में वहां पर आधा आधा घंटा लगता है कैट में, है ना। लेकिन यहां पर उतना टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को आप। लेकिन प्रैक्टिकल मोड कैट वाला वो करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, कैट के लेवल पर जा रहा है, अप्रोच कैट के लेवल पर जा रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता हूं, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल मोड पर रहना है। फिर आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो गणित में मैंने बताया आपको क्या चेंज हुआ, क्या हुआ चेंज? प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। आगे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में क्या चेंज हुआ? कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में चेंज ये हुआ गाइस कि पहले एक कॉम्प्रिहेंशन को फॉलो करते थे 4-5 क्वेश्चन, लेकिन अब कितने क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं? एक उसको एक क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन एक ही पैसेज को फॉलो करेगा तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी सर कि अगर एक क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंशन को फॉलो कर रहा है तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप एक बात बताइए, पहले 27 या 30 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए 10 पैसेज लगते थे। 10 पैसेज पढ़ने, 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब 27 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 25 पैसेज पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा क्यों किया यूपीएससी ने? आपको क्या लगता है? एक्चुअली कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, मैं उस लड़की का वही वाला माइंड, हाँ, तो वही हुआ। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे ना, कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करते थे और उनको मैथ्स पढ़ना है तो होता नहीं था। अब एक बात बताइए, आप जिस एग्जाम ने आपको लॉजिकल वे में ट्रेन करने का मन बना लिया है कि उसकी डिमांड है, तो वो करेगा नहीं करेगा? करेगा। वो जहां जहां लूप होल्स देखेगा ना तुम्हारे उसमें, वहां वो चेंज कर देगा। उसने कॉम्प्रिहेंशन को चेंज कर दिया, लो अब एक क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंशन। पहले क्या चलता था ना, पहले इनक्लेशन टेक्निक यूज हो जाती थी। एक टीचर ज्योग्राफी के, है ना, कह रहे कॉम्प्रिहेंशन सी सेट तो मैं यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूं। मैंने कहा मैं 2023 का पेपर दे रहा हूं सर आपको, ठीक है, आप उस पेपर को देखिएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप सॉल्व कर लीजिए 2 घंटे लगाकर, क्योंकि मुझे पता है निश्चित रूप से आप पास नहीं कर पाओगे उसको। मैं कह रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें 27 के 27 क्वेश्चन सॉल्व करने की तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, लेकिन टाइम भी तो चाहिए। तो टाइम नहीं दे रहा ना तुमको टाइम नहीं दे रहा, ये प्रॉब्लम है। इसलिए यहां पर एक और अप्रोच हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग अप्रोच। अब हमें क्या करना है? बैलेंसिंग अप्रोच का यूज करना है सी सेट के लिए। अब हम इंक्लाइंड अप्रोच का यूज नहीं कर रहे, अब हम किसका यूज करेंगे? बैलेंसिंग अप्रोच का। बैलेंसिंग अप्रोच में क्या होता है? बैलेंसिंग अप्रोच में होता है हम हर सेक्शन पर काम करते हैं, है ना।
हम क्या करेंगे, हर सेक्शन पे काम करेंगे, चाहे जो भी हो जाए हम कर लेंगे। तो जब आप हर सेक्शन पे काम करेंगे तो आपका हो जाएगा। क्यों? मैथ्स पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है उसको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैथ्स पढ़ के चले जाओ। अरे अभी 42 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, 24 में पूछ ले 20 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स से, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं अपने स्टूडेंट के दिमाग में, जहन में इस वजह से नहीं रहना चाहता हूं कि उस स्टूडेंट टीचर की वजह से फेल हुए थे, उसने कहा था ऐसा, है ना। मैं ऐसे नहीं चाहता हूं बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग अप्रोच का यूज करेंगे। हम मैथ वाले स्टूडेंट मैथ को पढ़ेंगे, उसके साथ कॉम्प्रिहेंशन को भी पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले स्टूडेंट मैथ्स को भी पढ़ेंगे, रीजनिंग को भी पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। आगे बात करते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या कम क्यों हुई, क्या लगता है? देखो आपके हर प्रश्न का ना उत्तर दे रहा हूं मैं, आप करते रहते हो ना, काश रीजनिंग और पूछी जाती, है ना, कितना आसान हो जाता। तो मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर आज ही कर दे रहा हूं, आगे के लिए प्रॉब्लम खत्म, फिर हम पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ जी, क्या लगता है? हाँ जी, रीजनिंग का कम क्यों किया? क्या लगता है रीजनिंग क्यों कम किया? सारा मैटर जो है ना वो ये है कि वो सब कुछ सिखाना चाहता है। स्टूडेंट क्या कर रहा था ना, कॉम्प्रिहेंशन के साथ में रीजनिंग मिलाकर निकल जा रहा था। उसने बोला रीजनिंग कम कर देंगे, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। राजी राजी नहीं, गैर राजी पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब सीधा सा है, सिंपल सा है ना। मैथ्स पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो वे। सबसे अच्छी बात जो आज के सेशन में हमने सीखी वो ये सीखी है अभी तक कि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है ना। तो आगे के क्लासेज में कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैथ ना पढ़ूं तो मेरा हो जाएगा क्या। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं, सर मैथ्स ना पढ़े तो हमारा हो जाएगा, तो वो कोई नहीं पूछेगा। देख लो, मैंने पहले बोल दिया मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमें पहली क्लास में ये समझ में आ जाए कि हमें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा तो हम पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। और अगर हमें ये बात 6 महीने बाद समझ में आए तो फिर तो चला गया ना वो टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहली ही क्लास में हर एंगल को समझ लीजिए कि अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। आपका मैथ्स में लेवल कुछ भी हो, आपको मैथ्स पढ़ना कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, संख्या पद्धति और क्रमचय संचय से प्रश्नों की संख्या अधिक क्यों हुई, क्या लगता है? इस बार ये 5-6 चैप्टर मैंने बताए थे, इनकी संख्या क्यों कम अधिक हो गई? अब एक्चुअली क्या है ना, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, ये दोनों ही चैप्टर मेरे फेवरेबल चैप्टर हैं, और मैं 2020 से, है ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था ये इनका वेटेज बढ़ा दे। पता है क्यों? क्योंकि उसकी जो लॉजिकल वे में ट्रेन करने की जो उसकी चाहत है यूपीएससी की, उसकी चाहत को सबसे बेस्ट वे में यही दोनों चैप्टर फुलफिल करते हैं। एक्चुअली लॉजिकल वे में सबसे बेहतर जो चैप्टर ट्रेन करता है वो यही चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। दैट्स माय फेवरेट चैप्टर। और सबसे ज़्यादा फोबिया किसका है? इसी चैप्टर का। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर इस चैप्टर में आपसे एक भी क्वेश्चन रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आपको इस चैप्टर में, देखिए ये चैप्टर पता है परेशान क्यों करता है? ये चैप्टर इसलिए परेशान कर रहा है, ये चैप्टर ना मल्टीपल डायमेंशन की अप्रोच कर रहा है, डिमांड कर रहा है, अप्रोचेज की डिमांड कर रहा है। स्टूडेंट क्या है ना, इसको फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करता, फंस जाता है, जबकि ये है लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल है। तो स्टूडेंट लॉजिकल वे में जब अच्छे से करेगा ना इसको, तो वो कनेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हाफ में आपको पता ही लग जाएगा क्या रहेगा अप्रोच, ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर आगे मैं बात करता हूं, गैर गणित पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए गणित की सर्वोत्तम रणनीति क्या रहेगी। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के सेशन को। प्रॉब्लम क्या है? मैथ्स, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ऑनलाइन है ना,
है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन जैसे बैठे हुए हैं आप लोग, तो आपके मस्तिष्क में यही प्रश्न आ रहा होगा बार बार, सर मैथ्स इंपॉर्टेंट तो बहुत है, आपने बता तो दिया, लेकिन इसका अप्रोच भी बताइए अब कि कैसे क्या निदान है इसका। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। देखिए मैथ्स जो है ना, गणित जो है ये इम्पोर्टेंट बहुत है। सबसे पहली बात तो यही आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, दृढ़ निश्चय बनाइए कि इसे सीखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये दोनों चीज़ें जब समझ में आती हैं, इम्पोर्टेंट भी है और आपने दृढ़ निश्चय भी बना लिया, इसको सीख लेना, आधा काम आपका हो गया। आपने अगर खुद से वादा कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सीसेट में मैथ्स मुझे सीखना ही है, आप सीख जाओगे, ये बात मैं बता रहा हूं। उसकी हेल्प के लिए कुछ कुछ बातें मैं बता रहा हूं, वो आप लिखिएगा कि हमें किस किस एंगल पे काम करना है जिनका मैथ्स वीक है। देखिए मैथ्स को करने के लिए दो फैक्टर हैं जो मैथ्स पे काम करने से हमको रोकते हैं। एक तो कैलकुलेशन, नंबर वन इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, बूस्ट योर कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए। मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूं, इनको आपको कर लेना है, ये होमवर्क समझ लीजिएगा, ठीक है, अभी कर लेना है आपको। आप कम से कम 1 to 25 तक टेबल लर्न कीजिए। अरे सर बड़े मुश्किल है। हाँ, 8th क्लास तक बहुत पिटे थे हम। हाँ, फिर से आ गया। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैथ्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन से ही ओरिजिन है टेबल्स का, ठीक है। तो 1 to 20 तो कर ही लीजिए, अगर आगे नहीं कर पाए 20 तक करना आसान है मुझे लग रहा है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपके घर में जो छोटा बच्चा हो ना, कोई 5th 6th क्लास में हो, तो उसके सामने बैठकर लर्न कीजिएगा। तो वो आपकी तारीफ करेगा, तो आपका, हाँ हाँ, तो आपका थोड़ा ईगो हर्ट हो जाएगा। नहीं होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। दीदी आप इतनी बड़ी होकर यूपीएससी तैयारी कर रहे हो और टेबल ही पढ़ रहे हो, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ फिर। उसको लर्न कराइए और खुद भी उसी के साथ लर्न कर लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये करना ही पड़ेगा। 1 to 20 तक स्क्वायर लर्न कीजिए। लिखिए 1 to 20 तक स्क्वायर लर्न कीजिए। स्क्वायर मैं आपको बता रहा हूं, इस पर आपको काम करना। वर्ग याद कीजिए। 1 to 10 तक क्यूब लर्न कीजिए। क्यूब लर्न कीजिए, ठीक है। ये काम आपको करना है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उन्हीं के लिए बता रहा हूं मैं ये सब, ठीक है। आपको पता है जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप। क्या सीखते हैं एनसीईआरटी से? बेसिक्स सीखते हैं। तो अगर मैथ्स के भी बेसिक्स सीखने हो तो क्या करें? इन पर काम करना है आपको। एक काम और करना है आपको, बेसिक मैं बता रहा हूं, ये कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी जो क्लास है मोस्ट प्रोबेबली वो 10th दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तब तक आपके पास में टाइम है। जो जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है वो इस काम को करके रखेंगे, ठीक है। आप 6th 7th और 8th 3 क्लास की मैथ्स की कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है। उसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं आपको, समझकर, एक्सरसाइज नहीं। सिर्फ क्या करना है? एग्जाम्पल सॉल्व करने। मुश्किल तो नहीं है ना? कर लेंगे इतना? अरे बोलो। हाँ, कमेंट सेक्शन में यस भी लिख लो, आप लोग भी लिख लो जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। ये आपको करना है ना? हाँ, गिरिराज हो रहे हैं, आपके कमेंट्स हो रहे हैं। आपको ये वाला काम करना है, सिर्फ एग्जाम्पल करने। बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जब तक सीखने की चाहत नहीं होती ना, तब तक कुछ होता नहीं है। काम करने के लिए तो कोई तैयार है नहीं, बेसिक्स क्लियर है नहीं,
फिर आप कहते हैं कि यूपीएससी हमें ही को क्रैक करना है, तो आपको बुला कैसे ले? हाँ, आपको कैसे कराएगा? आपको कैसे जॉब दे दे? आप अपने आप से कभी क्वेश्चन करेंगे तभी तो समझ में आएगा। उत्तर आपकी खुद आपके अंदर में जो बैठा हुआ है ना वो दे देगा कि तुम योग्य नहीं हो। आपको ये काम करना है। आपको 6th, 7th और 8th की आपको कोई भी मैथ्स की बुक लेनी है, उसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देखने हैं, जितने आप कर पाएँ जब तक मैं लौट कर आऊँगा, ठीक है? हाँ, ये वाला काम आप करके रखिएगा। उसमें डेसिमल्स की भी कुछ कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, है ना? उसमें टाइम के बारे में सिखाया होता है कि 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड। ये आपका बेस बन गया, है ना? जब मैं आऊँगा तो फिर बनाएंगे एक अच्छी सी इमारत इस पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अच्छा। और आगे देखिए, ये मैंने बता दिया, ये वाला काम करके रखेंगे। आपने सोचा कभी कि इस तरह से अगर किया जाए तो अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? आपको लग रहा है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आधा काम यही हो गया, आधा काम यहीं पे हो गया, आधा सीसेट यहीं खत्म है अगर देखा जाए तो। अप्रोच समझ में आ गया, डिमांड समझ में आ गया, करना क्या है ये समझ में आ गया। अगर हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है फिर क्या करना है वो समझ में आ गया हमको, है ना? कैसे ठीक किया जा सकता है वो समझ में आ गया। आधा काम तो यही हो गया। फिर आगे देखिए, सीसेट की और क्या रणनीति रहेगी आगे जाकर, जो हम करेंगे जब पढ़ाएंगे हम आपको। आप अभी से 1-1 घंटा सीसेट पे काम करना शुरू कर देंगे। आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया है आगे क्लासेस तक के लिए, है ना? तो 10 दिन या 15 दिन का जो भी गैप है इसमें आपको ये सब काम करना है, ठीक है? आपको बुक्स के लिए अगर परेशानी हो रही है तो आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जैसे पीडीएफ मिल जाती है ना, ऑनलाइन भी मिल जाती है ना? तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी वगैरह की, कुछ भी, कोई भी बुक, यूपी गवर्नमेंट की हो, किसी की हो, है ना? कहीं से भी कोई, मैथ्स तो सबका एक ही है, 2 2 जा 4 ही होता है ना सब में, तो कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, आपको पढ़ना है बस, है ना? फिर गणित और रीजनिंग जो हम पढ़ेंगे, मैं आगे के लिए अप्रोच बता रहा हूँ कि मेरा अप्रोच क्या रहेगा। हम इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे भी मेरी अप्रोच को कि मेरा अप्रोच क्या रहेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह में डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन पर काम करना और सीसेट का नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है? सीसेट हो जाएगा? फील कर रहे हो यस और नो? बस तो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। दोस्तों, ओजांग काइट्स एकेडमी नोएडा में सीसेट का न्यू बैच स्टार्ट कर रही है 11 दिसंबर से। इसकी क्लासेस शाम को 4 बजे होगी और इसमें आपको 100+ क्लासेस मिलेंगी जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होंगी। इसमें आपको सीसेट की कंप्लीट कवरेज दी जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फीस कितनी है। तो ऑनलाइन की फीस है 4,999 रुपए और ऑफलाइन की फीस है 9,999 रुपए।